वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज़ 3rd नंबर की है आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 का पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट करंट अफेयर के साथ। ठीक है, इस टॉपिक को हम करंट अफेयर से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, जिससे आपके क्वेश्चन नेट के पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए भारत के कुछ प्रमुख ऊर्जा संस्थान कौन से हैं। तो ये थ्योरेटिकल है, तो इसको आप देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे है? गुड़गांव में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई में है। कई बार मैचिंग के लिए इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, SSS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कपूरथला पंजाब। ठीक है, उसके बाद है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये है न्यू दिल्ली। ठीक, यहाँ पर ये है न्यू दिल्ली। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये भी न्यू दिल्ली में है। तो इस तरह से ये कुछ एनर्जी इंस्टीट्यूट है। उसके बाद देखिए एनर्जी के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी है और इनसे क्वेश्चन ज़रूर आने हैं। तो पहले देखिए एनर्जी होती क्या है। साधारण वर्ड्स में हम कहें तो कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। और ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, कई तरह की आपने पढ़ी भी हैं। स्टैटिक एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी है। फिर वैद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिकल, हीट एनर्जी। इस तरह से काफ़ी सारी एनर्जी के फॉर्म होते हैं। अब इसी में एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये क्या है? भौतिकी के एक प्रयोग पर आधारित नियम है, जिसके अनुसार कोई भी सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी कुल ऊर्जा समय के साथ कांस्टेंट रहती है। मतलब उसमें क्या होता है, वो अविनाशी होती है, ना उसमें बढ़ोतरी होती है और ना कमी होती है। सीधा सा मतलब है, अर्थात ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। तो यही कहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि अगर गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम K और E से लिखते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो ये है स्थितिज ऊर्जा में बदली जा सकती है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदली जा सकती है। तो इस तरह से क्या हुआ, ऊर्जा अविनाशी है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसका फर्स्ट लॉ था, वही जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक जो है चेंजिंग फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखिएगा कि ये किससे रिलेट करता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। उसके बाद देखिए, अब इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, तो 3 भागों में है। एक है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फिर प्रदूषणकारी एंड अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैसी है, इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ठीक है, ये जितनी भी आपकी 3 तरह की जो बताए गए हैं, तो इसमें सबसे पहली है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा स्रोत है जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा कि इसको फिर से नहीं लाया जा सकता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? जैसे खनिज संसाधन है, जो भी कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ईंधन, ये सारी चीज़ें नॉन रिन्यूएबल है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं आपको कि ये क्या है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगी, है ना। अगर इनका हम दोहन करते रहेंगे तो क्या है, इनके स्टोर भी ख़त्म हो जाएंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसमें वो सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारण नहीं है, पोल्यूशन नहीं फैलाती हैं और जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है। तो नॉन रिन्यूएबल में क्या था कि उस समय के साथ उनका ख़त्म होना स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, या इनके स्रोत का क्या होता है, रिचार्ज, रिप्लेसमेंट और रिन्यूएबल होता रहता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एनर्जी आती हैं, देखिए सोलर एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा,
जल विद्युत, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं। इन्हें याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को ही आप बिल्कुल क्लियर करिए तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, है ना। तो इस तरह से ये समझ लिया, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो एक एक लाइक ज़रूर करिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि आर्थिक रूप से भी ये फ़ायदेमंद है, इकोनॉमिकली भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से ये हमने डिफरेंस जाना, बाकी सब भी देखते हैं। इसके पहले देखिए, हाँ, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति वर्तमान में क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए यहाँ इसलिए स्टार दिया है। तो स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे मतलब पॉल्यूशन ना हो और सब तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो, भारत ने ये उद्देश्य निर्धारित किए कि वर्ष 2030 तक, ये याद रखिएगा, जो भी डिजिट आ रही हैं इन्हें याद रखिएगा, 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% जो स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। स्वच्छ स्रोत से मतलब जहाँ पॉल्यूशन ना हो, है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए वो अच्छी हो। और दूसरा लक्ष्य ये निर्धारित किया कि वर्ष 2022 तक, मतलब जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। 175 याद रखिएगा, कब तक है, 2022 तक, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब इस नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सी है, इसमें सौर ऊर्जा से कितना लक्ष्य है, 100 गीगावाट का, ठीक, और पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट का, बायो पावर से 10 गीगावाट का, और छोटी पन बिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट का। इतनी क्षमता प्राप्त करना शामिल है। तो 175 में इतने ये टोटल, तो सबसे ज़्यादा किससे है, सौर एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स हुआ, है ना। अब इसके बाद हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत छोटी डिजिट है, याद हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आता है क्योंकि करंट से भी रिलेटेड है और डाटाज हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत, ये वो स्रोत होते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में पर्यावरण में क्या है, प्रदूषण होता है। प्रदूषण किस तरह से हो सकता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, आणविक द्वारा, इस तरह से। तो सभी अनवीकरणीय स्रोत जो होते हैं, नॉन रेन्यूएबल सोर्स, इसके अंतर्गत आते हैं। और अप्रदूषणकारी, इसमें सभी जो रेन्यूएबल ऊर्जा स्रोत हैं वो आते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा भी, ठीक है। उसके बाद आता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के वो स्रोत जो किसी ना किसी प्रकार से पर्यावरण या पारिस्थितिकी को हानि पहुंचाते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी वही अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल सोर्स आते हैं, ठीक है। तो वही हो गया, जैसे कि खनिज संसाधन जितने भी थे, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमने पढ़ा था। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो रेन्यूएबल एनर्जी हैं, इनके सोर्स जो थे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इस तरह से। और परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा स्रोत भी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो टर्म्स है ना, परंपरागत, गैर परंपरागत, ये खाली बस समझना है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अब नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है ना, वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के ऊपर ही है। इन्हीं से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2020-21 का है ये, दिसंबर का। तो इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ सोलर पावर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का रूप नहीं है। इसमें से 4 दे रखे थे टाइप्स, जिसमें था ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल पावर, विंड पावर, कोल था और हाइड्रो पावर। तो इसमें से ये पूछा था कि सोलर एनर्जी का कौन सा फॉर्म नहीं है, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या था, कोल, है ना, कोल ही अलग था, तो वो क्या है, सोलर एनर्जी का रूप नहीं है। बाकी सब क्या है कि वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि टाइडल में क्या होता है, विंड पावर कैसे काम करता है, इस तरह से इसमें सब में क्या है, सोलर एनर्जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनने हैं। अब यहाँ पे देखिए, नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा। इसमें क्या है, कोयला। कोयला क्या है, ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में लाते हैं। देखते ही हैं कि सब लोग अंगीठी वगैरह में जलाते हैं। कोयले में कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। कार्बन, इसको हम C से डिनोट करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त उसमें और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन और सल्फर।
इसके अतिरिक्त फास्फोरस और कुछ अकार्बनिक द्रव्य भी पाया जाता है। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कुछ कोयले की कार्बन के अंश के आधार पे कितना इसका परसेंटेज है उसके आधार पे 4 भागों में बटा है। पीट, इसमें क्या होता है, कार्बन का अंश 50 to 60% होता है। 50 to 60 ये कोयले के दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर लिग्नाइट में क्या होता है, कार्बन की मात्रा 70% होती है। और फिर है बिटुमिनस, इसको नर्म कोयला भी कहते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा 80% तक होती है। इसको अत्यधिक तापमान पर जलाते हैं और ये कोक में परिवर्तित हो जाता है। तो सब में कार्बन का परसेंटेज देख रहे हैं, अलग अलग है। एंथ्रेसाइट, ये क्या होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक रहती है, ठीक है। और 5% वाष्पशील पदार्थ होते हैं, इसके जलने से बहुत कम धुआं होता है। तो ये अच्छा हुआ है ना एंथ्रेसाइट। अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। ये तो कोयले की बात हो गई, कोक। पेट्रोलियम का, इसका निर्माण कैसे होता है, कोयले की तरह ही वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने और समय के साथ उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण होता है। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शिलारस को क्या है, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है, केरोसिन, पेट्रोल का ही तो फॉर्म है, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, लुब्रिकेंट तेल, ये सब प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन होता है, इससे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। किसका फॉर्म है, ये पेट्रोल का ही फॉर्म है। फिर देखते हैं अब नेचुरल गैस, पीएनजी, सीएनजी और एलएनजी के बारे में। ये भी पेट्रोलियम के ही फॉर्म है। नेचुरल गैस में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी विद्यमान होती है। अब प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मीथेन। मीथेन मतलब CH और फिर है 4, CH4 ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा इथेन में प्रोपेन, ब्यूटेन आदि ये क्या है, गैसीय हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अब ये प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो यौगिक में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा आपने मीथेन, फिर एथेन, है ना। तो अगर जो 2 कार्बन परमाणु का होगा तो वो एथेन कहलाएगा। अब मीथेन क्या था, CH4, इसमें 1 कार्बन का है ना, ये एक ही कार्बन है यहाँ पर। अब इसी तरह से एथेन में क्या होगा, 2 होंगे कार्बन परमाणु। अगर 3 कार्बन परमाणु का यौगिक है तो उसको प्रोपेन कहा जाएगा। 4 कार्बन परमाणु का है तो ब्यूटेन। यही इसकी पूरी सीरीज होती है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से 10 नंबर तक होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेथेन पढ़ते हैं, CH4। मेथेन गैस के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मीथेन गैस क्या होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनती है, देख रहे हैं ना, CH4। फिर मंडल में इसकी मात्रा कितनी है, 0.002% है, ठीक है। मीथेन के स्रोत क्या है, ये ज़रूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, दलदली भूमि में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन को ही मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श गैस से वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, टीचर भर्ती का ही कोई था एग्ज़ाम आपका। मीथेन के मुख्य स्रोत क्या है, धान की खेती, पशुपालन, प्राकृतिक दलदली भूमि, कोयला खनन और जैविक पदार्थों का जलन। ये गैस अपनी विकिरणशीलता, रेडिएशन के कारण CO2 से 20 से 25 गुना अधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ा था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिनाइजेशन और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो वहाँ पर CH4 का भी रोल होता है। अब देखिए पाइप नेचुरल गैस, PNG क्या होती है, ये वायुमंडलीय तापमान के अंतर्गत होती है और जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह होती है और क्या होता है कि कस्बे वगैरह में उच्च दबाव के संचार से होने वाले खतरे से मुक्त रखने के लिए उचित होती है, PNG के रूप में होती है, ठीक है। ताकि वहाँ पे क्या है, प्रेशर के कारण कोई ऐसी अनहोनी ना हो, कोई खतरा ना हो, इसलिए। LPG, इसमें ये क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। द्रवित ईंधन को क्या है, उच्च दाब पर स्टील के सिलेंडर में भर लेते हैं और इन गैसों के द्रव मिश्रण को यही LPG कहा जाता है। अगर फिर से प्रेशर हटा लिया जाएगा तो ये जो लिक्विफाइड गैस है पुनः गैसीय अवस्था में आ जाती है। ये हो गया LPG।
CNG सब लोग देखते हैं, है ना, कि वो व्हीकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं आजकल। ये एक नेचुरल गैस है जिस पर दबाव डालकर उसकी मात्रा 300 गुना तक कम करके और उसको एक विशेष सिलेंडर्स में भर लेते हैं और उन्हीं से गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। फिर देखिए न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा वो ऊर्जा है जिसे नियंत्रित परमाणु अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है, गैर विस्फोटक। नाभिकीय ऊर्जा प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय संयोजन। इसमें दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिशन। FUSION फ्यूज़न और FISSION फिशन अलग अलग होता है। इसी को नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन और परमाणुओं के संयोजन से नाभिकीय संयोजन फ्यूज़न। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस होता है। इसमें विखंडन की प्रक्रिया व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव जो जितने भी होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम मात्रा निकलती है, इसलिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण का अपेक्षाकृत कम योगदान रहता है क्योंकि CO2 कम निकल रही है। और एक ही इकाई द्वारा बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सकती है। अगर खाली एक ही यूनिट वहाँ पर लगाई जाए तो इससे बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं। अब क्या है कि कहा ना, रेडियो एक्टिव पदार्थों को यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के सुरक्षित निपटान की समस्या है। फिर दुर्घटना होने पर बड़े खतरे और उसके गहरे हानिकारक प्रभाव की संभावना आती है, क्योंकि ये सब क्या है, यूरेनियम, थोरियम और जो भी एलिमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो इनसे अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो वो काफ़ी ख़तरनाक होगी। इसमें प्रयुक्त कच्चा पदार्थ यूरेनियम एक दुर्लभ संसाधन है। एक मतलब आकलन के मुताबिक क्या है कि 3 से 60 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा, तो मतलब कि बहुत दिनों तक चलने वाला भी नहीं है। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। इनको जानना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब विंड एनर्जी क्या है, पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं। विंड मतलब हवा, वातावरण में बहती हुई हवा, जो वायु होती है, हवा होती है, इससे जो एनर्जी उत्पन्न की जाती है उसी को क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी कहते हैं। ये एक वायु क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब वायु क्या है, अपने आप ही तो आ रही है ना, इसके लिए कोई हमें पेमेंट तो कुछ तो देना नहीं पड़ रहा है। तो पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर क्या हो, पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब इस यांत्रिक ऊर्जा को क्या है, जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं और उसके बाद हम आउटपुट किस में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, है ना, उसी से फिर सप्लाई होती है। पवन ऊर्जा के उत्पादन से क्या होता है, वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा और इस तरह जैसी समस्याएं ये सब नहीं होती हैं जो कि पोल्यूशन को फैलाए। तो ये चीज़ें नहीं होती, ये इसके एडवांटेज हो गए। दूसरा एडवांटेज क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ तकनीकी विकल्पों में क्या है, पवन ऊर्जा भी एक है। इसमें गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन जैसी कोई समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि हवा का ही काम है, वायु का ही काम है, तो गैसेस का कोई भी एमिशन नहीं होता है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि विंड एनर्जी का जो मतलब हुआ, वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। ये इसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया। और क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, कम स्पेस चाहिए, इसके सिस्टम को क्या है, कहीं पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर वायु की स्थिति अनुकूल हो, मतलब जो इसके विंड फैन होते हैं वो आराम से काम कर सकें और हम एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। अब वायु क्या है, इकोनॉमिकली देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आर्थिक रूप से भी ये प्रोसेस सस्ता है। तो ये सब इसके एडवांटेज हो गए। अब देखिए फिर क्या होता है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अब ये क्या होगा कि इसके जो सिस्टम होगा, जो भी मशीनरी लगाई जाएंगी वो महंगे होते हैं। और
अब क्या होता है कि एक तो वायु क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हवा बह रही है वो अपने नेचुरल प्रोसेस से होगी, तो इसकी स्पीड कोई एक रेगुलेशन में तो रहेगी नहीं कि हमेशा एक जैसी रहे, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो इससे बिजली की जो उत्पादन की क्षमता है वो भी प्रभावित होगी। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, पर एडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है, बस अब देखते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा का जो स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त की जा सकती है और कोई सोर्स तो है नहीं। तो सौर ऊर्जा ही मौसम और जलवायु का परिवर्तन करती है। पहली बात, सूर्य पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का आधार है ना। परंपरागत रूप से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल, इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल क्या होते हैं, सूर्य की किरणों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और इन सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है। अब कुछ ऐसा मिशन का निर्धारण किया गया था जिसका लक्ष्य था कि वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएं। ठीक है, अब उसका देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये क्या होती है, यह ऊंचाई से बह रहे पानी के बल का उपयोग कर उत्पन्न हुई बिजली है। इसमें पानी बांध के रूप में संग्रहित किया जाता है और संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से ये क्या होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब हाइड्रो मतलब पानी से संबंधित और इलेक्ट्रिक ये पानी से संबंधित जो भी बिजली पैदा होगी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, है ना। ये बिजली का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। अब फिर उसके बाद है, ये सारी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो उसके बाद देखिए बायोगैस। अब ये क्या है, ये वो गैस मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है, कि ऑक्सीजन भी होगा और वहाँ पर इनका जो है डिकम्पोजिशन होगा। ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो ये भी क्या है, बायोगैस अगर कभी आ जाए तो क्या होगा, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी। बायोगैस स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थों और कचरे से पैदा की जा सकती है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, मीथेन गैस पैदा होती है ना। क्वेश्चन आगे भी पढ़ा था हमने कि दलदली भूमि है या इस तरह से कच्ची है या जैसे भी, मतलब जो भी ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर क्या है, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर इस गैस के संभावना ज़्यादा होती है। कौन सी, मीथेन गैस। तो यही हो गया बायोगैस, कच्चे पदार्थ और कचरे से पैदा की जा सकती है। तो ये हो गया बायोगैस, जिसमें आती है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आती है। ये सारी हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर देखिए, अब यहाँ पर है जियोथर्मल एनर्जी। इसमें भूतापीय ऊर्जा क्या है, पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। जियो थर्मल, है ना, भू, जियो कहते हैं भू, थर्मल तापीय। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा। पृथ्वी के भीतर गर्म चट्टानें पानी को गर्म करती हैं और इससे भाप उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर सबको पता है मेंटल, क्रस्ट, इस तरह से काफ़ी सारे लेयर्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और फिर ये भाप उत्पन्न होती है। अब इस भाप को क्या होता है कि कुछ ऐसा सुरंग या कुछ ऐसा पैसेज बनाया जाता है, एक मार्ग बनाया जाता है, उसको फिर उस वहाँ पर जो उसका इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक डिवाइस होती है जिसमें कि इसको स्टोर किया जाना है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है और फिर जो है ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, जब सागर के टाइड्स कैसे आते हैं ना, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, जब सागर के जल में उतार चढ़ाव आते हैं तो इन उतार चढ़ावों को ही ज्वार भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटे बनते कैसे हैं, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके कारण बनते हैं। इन ज्वार भाटों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ज्वारीय ऊर्जा भी क्या है, एक तरह की पन बिजली है जिसमें ज्वार भाटे की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। सभी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर टाइडल एनर्जी की बात हो गई। अब इसकी एक विशेषता क्या है, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, केंद्र की विशेषता है, क्योंकि क्या है सागर में आती है। ये पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा नहीं करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस, जैसे ग्रीन हाउस गैस या कचरा, ये सब नहीं, मतलब पॉल्यूशन की कोई इसमें संभावना नहीं होती है। और ये भी पता है कि ज्वार भाटा आना भी है नियमित रूप से, हर 15 दिन पे आता है। तो
ये आएगा और रेगुलर बेस पे चलेगा और इसको चलाना भी बहुत महंगा नहीं है। तो इस तरह से एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। उसके बाद इतनी वीडियो आपको समझ में आ गई, इतना कंटेंट समझ में आ गया तो फ्रेंड्स लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और एक मेरा दूसरा सब्जेक्ट है एजुकेशन। नेट फर्स्ट पेपर के साथ साथ एजुकेशन की भी तैयारी कराई जा रही है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। बायोमास क्या है? बायोमास एथेनॉल है ना। तो अब इनके बारे में देखते हैं। बायोमास क्या है? जीवित जीवों और हाल में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ क्या है? जैव मात्रा या जैव संहति, मतलब मास है ना, या बायोमास कहलाता है। तो यहाँ पे जीव से क्या मतलब है? पौधों से मतलब है, जो कि बायोमास ऊर्जा के सोर्स है। तो बायो का मतलब है ये कि पौधों से संबंधित है, मास मतलब उसका जो उसकी जो संहति, मतलब उसका जो भी द्रव्यमान है वो चीज़ है, ठीक, मास कहते हैं जिसको। तो इस तरह से ये मतलब मरे हुए जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनके बारे में ही बात है, बायोमास। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में जाना जाने वाला विभिन्न पौधों की सामग्री से बनाया जाता है। अब एथेनॉल का उत्पादन क्या होता है? गन्ने के शीरे से और आंशिक रूप से अनाज से होता है। यही मेन पॉइंट है इसका। एथेनॉल कैसे होता है? गन्ने का जो रस होता है और आंशिक रूप से अनाज से, और इसे पेट्रोल या गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है। तो ये हो गया एथेनॉल। ये सारे आपके कोई भी आ जाएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल के तो थोड़े ही हैं और बाकी जो बचते हैं वो आपके किस में आएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। पहली बात तो जब आपने डिफरेंस करना सीख लिया तो आपका गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक चैनल पे आप बने रहिए। वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।